नमस्कार मित्रों। एक मित्र ने पूछा है, सर मेरे हाथ पैर में गांठ हो गया है जो कि बढ़ते जा रहा है। मुझे थायराइड की भी समस्या है, सोरियासिस भी हो चुका है, माइग्रेन भी है, तो मैं क्या करूं? और आप अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, तो मैं वैसे तो अलग अलग विभाग के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर से मैं दिखा रहा हूं। जैसे माइग्रेन के लिए मैं न्यूरोलॉजिस्ट से दिखला रहा हूँ, थायराइड के लिए मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, और थोड़ा वजन भी बढ़ गया है, और इधर सोरियासिस हुआ था तो चमड़े डॉक्टर से दिखाए थे, आपसे तो नहीं दिखाए थे, और इधर गांठ बढ़ते जा रहा है। तो मैंने सुना है कि आप होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, पूरे शरीर को ठीक करते हैं, तो कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। उन्होंने मुझे एक अपना फ़ोटो भी भेजा है मोबाइल पर। मैं आपको पहले फ़ोटो दिखा दूं। ये उन्होंने फ़ोटो भेजा है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार का उनका ये है, हाथ है, ये देखिए, जिसमें बहुत सारा गांठ आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके देख रहे हैं, हाथ में गांठ, ऐसे करके गांठ निकलते जा रहा है उनको। तो यही उन्होंने फ़ोटोग्राफ भेजा है। और ये देखिए 2-3 गांठ है, आपको अगर पता चल रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा तो ऐसे दिख सकता है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो उन्होंने ये बताया है कि इनको गांठ है और ये बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा इनको बाद में लिखते हैं कि मुझे हाथ पैर में थोड़ा बहुत लहर जलन भी रहता है। तो ये इनको माइग्रेन भी है, इनको थायराइड की भी समस्या है, और पहले कभी सोरियासिस हो चुका था, अभी तो बिल्कुल ठीक है, और अभी ये शरीर में जहाँ तहाँ गांठ निकल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या करें, क्योंकि गांठ के लिए इन्होंने कहा कि चूँकि इनका बड़ा था क्वेश्चन, मैं तो उसको शॉर्ट करके आपको बताया। और इन्होंने कहा, लिखा है कि मैंने 1-2 गांठ निकलवाया भी है, सर्जरी भी करवाया है, लेकिन अब हर जगह गांठ है, अब एक को कैसे निकलवाऊं, तो बहुत परेशानी में है ये। तो इनको कहीं से पता चला कि मैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मैं केवल चमड़ा नहीं, मैं पूरे शरीर को ठीक करता हूँ, तो इसलिए इनका मुझसे क्वेरी आया है। तो मैंने सोचा कि इसका जवाब देते हुए मैं एक वीडियो बना दूं, और ताकि ये वीडियो के थ्रू और लोगों को भी इस समस्या के बारे में, जो कि बहुत अनकॉमन भी नहीं है, ये आपको रोज़मर्रा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। लोग इग्नोर करते हैं, अलग बात है कि किसी को भी कहीं कहीं गांठ हो जाता है तो लोग इग्नोर करता है, तो सोचता है कि इससे कोई नुकसान है नहीं। तो इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो गांठ बेसिकली जो आपको है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोमा। और कभी कभी इसमें अलग अलग कंपोनेंट भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है। फैट का टिश्यू इन्वॉल्व है, कि फाइब्रस टिश्यू इन्वॉल्व है, कि उसमें न्यूरल टिश्यू इन्वॉल्व है, कि उसमें ब्लड वेसल्स का टिश्यू इन्वॉल्व है। उसका नाम अलग अलग हो जाता है, लेकिन बेसिकली एक्सेस ग्रोथ हुआ किसी भी चीज़ का, जो चमड़े के अंदर का जो कंस्टिट्यूएंट है उसका ज़्यादा मात्रा में वो ग्रो कर गया, इसलिए वो गांठ बन गया। तो अभी हम इसी की चर्चा करेंगे, लाइपोमा की चर्चा करेंगे, न्यूरोफाइब्रोमा की चर्चा करेंगे, लाइपोसार्कोमा की चर्चा करेंगे। और हमारा होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, होलिस्टिक हेल्थ जो तरीका है, अप्रोच है, ये इसको किस नज़रिए से देखता है, और सामान्य मेडिकल साइंस इसको किस नज़रिए से देखता है, ये सब हम डिफरेंस भी बताएंगे। तो जाहिर सी बात है हमारा वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं हर चीज़ों पर प्रकाश डालता हूँ और चाहता हूं कि जो भी चीज़ मैं जानता हूं वो आप तक पहुंचा दूं। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सब मरीज़ का इलाज तो कर नहीं सकता, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वीडियो के थ्रू ये ज्ञान अगर बहुत लोगों तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है बहुत लोग तो खाली भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा करके बिना दवा के भी ठीक हो जाएंगे। तो इसी ध्येय से मैं इधर वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। तो जो लोग ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहता हूं, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है, बीमारी को देखने की मेरी जो समझ है और मेरा जो दृष्टिकोण है, वो होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट से ही मैच करता है। क्योंकि कोई भी बीमारी केवल चमड़े का नहीं होता, वो गांठ केवल गांठ ही नहीं होगा। अगर आप जांच करिएगा तो कम से कम 5 मेजर गड़बड़ी जरूर निकलेगा।
यानी हर बीमारी को होलिस्टिकली देखना, उसके समग्र रूप में देखना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्टाइज और ये होलिस्टिक हेल्थ विजन। तो उसी लिहाज से हम हर बीमारी को ठीक करते हैं भोजन बदल के। तो इसीलिए और करीब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, और इसमें मैं ज्वाइन किया 2013 ईस्वी में एज ए स्किन स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड HOD के रूप में। लेकिन करीब 6 साल तक मैं अकेले यहाँ का HOD रहा, संस्थापक विभागाध्यक्ष आप कह सकते। और इसमें इस दौरान मुझे सब मरीज देखना पड़ता था, और करीब करीब इस दौरान 50, 60, 100 मरीज रोज़ देखना पड़ता था। तो करीब करीब 1 लाख मरीज का जो अनुभव मुझे हुआ, और उस 1 लाख में जो 10,000 मरीज का पूरा जांच जो करा के देखे, तब बहुत कुछ समझ में आ गया कि ये जो BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी कोई अलग अलग बीमारी नहीं है, ये एक ही कारण से होता, गलत भोजन। और अगर हम उसको ठीक कर दें तो ये सब बीमारी धड़ के गिरना शुरू हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो इसीलिए मैं अब हर बीमारी को ठीक करना शुरू कर दिया भोजन बदल के। तो ये जो मेरा तरीका है, इसी को मैं कहता हूँ होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। इसीलिए अब मैं उन मरीजों को आमंत्रित नहीं करता जिसको 4 दिन से दिनाय है, वो हमारे पास क्यों आएगा। लेकिन जिसको 4 साल से दिनाय है, और दिनाय क्या कोई भी बीमारी हो जो क्रोनिक हो, जो ठीक नहीं हो रहा हो, जिसको BP हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, और बिना ऑपरेशन के पथरी गलाना चाहे, बिना ऑपरेशन के हाइड्रोसिल ठीक कराना चाहे, बिना ऑपरेशन के हर्निया ठीक कराना चाहे, माइग्रेन ठीक कराना चाहे, बिना ऑपरेशन के दिमाग का ट्यूमर गलाना चाहे, तो उस मरीज को भी हम बोलते हैं कि आप हमसे मिल सकते। तो लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास अंत में आइए, क्योंकि शुरू में आइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भोजन क्यों बदलना चाहिए, क्योंकि पानी उसी को देना चाहिए जिसका प्यास गहरा हो। हर सबको पानी देने लगिएगा तो आपके पानी देने के एक्ट को बदनाम कर देगा। तो इसीलिए ये कुछ भूमिका हो गई कि क्यों मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, उन्होंने हमसे ऐसा क्वेश्चन क्यों किया। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और हमको एक चमड़े डॉक्टर के रूप में जानते होंगे, शायद उनको इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि आखिर उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों किया। तो अब मैं पहले आपको 2 स्टेप में वीडियो होगा। पहले स्टेप में मैं आपको लाइपोमा के बारे में वो जानकारी दूंगा जो कि सामान्यतः मेडिकल साइंस की किताबों में लिखा हुआ है। आप कहीं भी जाकर के किसी भी जो डॉक्टर के पास जाइएगा, सामान्य चिकित्सक के पास जाइएगा, कोई भी जो MBBS, MD, MS डॉक्टर है, वो आपको क्या बताएगा। जो होलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देखता वो चीज़ कैसे बताएगा, पहले हम फर्स्ट फेज में वो बताएंगे कि लाइपोमा क्या है, क्यों होता, और किस एज ग्रुप में होता, और ये क्यों बढ़ता जाता, और इसका सामान्यतः इलाज क्या है। और सेकेंड जो पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम ये बताएंगे कि इसको हम किस नज़रिए से देखते हैं, और हमारा अप्रोच बाकी अप्रोच से कैसे डिफरेंट है, और हम इसको जड़ से कैसे ठीक करते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर आप एक बार में वीडियो नहीं देख पाएँ तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इन स्ट्रेच नहीं देख पाएँ तो आप देख लें कि कितना देर तक हम देखे हैं, फिर उसके बाद उसको पॉज करके छोड़ दें। जब आपको मौका मिले शांति से आप वॉक करते करते भी वीडियो सुन सकते, समझ सकते, क्योंकि जो भी देखने वाला पर्सन होगा ज़्यादातर फर्स्ट हाफ में ही मैं आपको दिखला दूंगा पिक्चर। उसके बाद का जो वीडियो होगा वो खाली समझिए ऑडियो जैसा होगा, आप सुन के भी चलते चलते भी सुन सकते। तो कम से कम लाइपोमा बीमारी के बारे में आज आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो आप बहुत सारे बीमारियों को भी ठीक करना शुरू कर दीजिएगा खाली भोजन बदल के। तो यही मेरा पर्पस है कि मैं सबको के हाथ में डॉक्टरी नॉलेज देना चाहता हूँ ताकि वो खुद से भी ठीक हो सके। कम से कम 50% तक तो आप बिना दवा के ज़रूर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते, खाली भोजन बदल के, जीवन शैली बदल के। तो अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। लाइपोमा जो कहते हैं जहाँ तहाँ इसमें गांठ हो जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर दिखाए कि इसमें जहाँ तहाँ इसमें होता क्या है। अब जैसे इन्हीं का पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इन्होंने जो पिक्चर भेजा है, अब ये देखिए यहाँ पर गांठ है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके देखने पर देखिए यहाँ पर गांठ है, एक गांठ यहाँ पर, एक गांठ यहाँ पर है। तो इसको दबाइएगा तो जब गांठ को दबाइएगा तो हल्का सा सॉफ्ट जैसा लगेगा, डफी फील बोलते हैं। जैसे आप आटा गूँथते हैं तो आटा गूँथने के बाद गूँथा हुआ आटा को ऊपर से दबाइएगा तो कैसा फील होगा, उसको डफी फील बोलते हैं। तो उसी प्रकार का फील दिखेगा, महसूस होगा आपको। तो ये हो गया। और लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है कि थोड़ा कड़ा भी हो जाता है ज़्यादा। अब उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो वो कड़ा हो जाएगा, है ना। तो या फिर उसमें कभी लाल भी हो जाएगा, यदि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो लाल हो जाएगा। तो वो उसको हम अलग प्रकार का ये बोलेंगे, वो गांठ ही है बट उसको
उसका नाम बदल जाएगा। तो आपको पता होगा कि चमड़ा, हमारा चमड़ा, स्किन जो है उसमें ऊपर में एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे डर्मिस होता है, और डर्मिस के नीचे क्या होता है, सब क्यूटेनियस फैट लेयर होता है। तो ये चमड़े का जो लेयर होता है ऐसे, तो जो चमड़े का जो डर्मिस हुआ उसमें आपको फैटी सेल्स भी होता है। डर्मिस के नीचे जो सेल होता है सबक्यूटेनियस फैट, उसमें फैट लेयर होता है। अब ये फैट, इसको एडिपोसाइट भी कहते हैं। ये फैट भगवान क्यों दिया है? क्योंकि फैट का बेसिकली पर्पस क्या होता है, फैट आपका कुशन का काम करता है, आपको मतलब बाहरी ये से बचाता है, एनर्जी का स्टोरेज का भी काम करता है। आप जो ज़रूरत ज़्यादा खाते हैं तो चर्बी के रूप में जमा रहता है, तो बहुत दिन आप नहीं भी खाइएगा तो शरीर आपका जिंदा रहेगा। कैलोरी कहाँ से लाएगा? रोज़मर्रा का कैलोरी जो आप चर्बी जमा कीजिएगा, उसी चर्बी को गला के फिर, यानी कि वो भविष्य का कैलोरी हुआ वो समझिए आपका एक बैंक हुआ वो फैट जो है। तो भगवान फैट इसलिए दिया है। 2 प्रकार का फैट होता है, एक वाइट फैट और एक ब्राउन फैट। तो ब्राउन फैट ज़्यादातर बच्चों में होता है, वो थर्मोजेनेसिस का काम करता है। और ब्राउन फैट का आजकल के दिनों में महत्व बढ़ गया है, क्योंकि ब्राउन फैट बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी बीमारी को ठीक करने में बहुत यूजफुल साबित हो जा रहा है। तो ब्राउन फैट कुछ हद तक एडल्ट में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में होता है। और ब्राउन फैट नॉन सिवरिंग से जो थर्मोजेनेसिस होता है वो काम करता है। ये इसमें चूँकि नॉर्मल जो एडिपोसाइट होता है, यानी वो कोशिका जो कि जिसमें फैट स्टोर रहता है, हम उसका पिक्चर आपको दिखाएंगे। तो वो जो कोशिका है जिसमें कि वो स्टोर रहता है, वो उसमें जो होता है वो आपका एडिपोसाइट बोलते हैं उसको। उसमें देखिए, आप देख लीजिए पहले, तब ये आपका फैट सेल है। तो आप ये फैट सेल देख रहे हैं, इसमें ये देखिए लाइपोमा का पिक्चर। हिस्टोपैथोलॉजी जब कीजिएगा, स्किन बायोप्सी कीजिएगा, तो बाहर में आपको कैप्सूल मिलेगा हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। और इस प्रकार से इतना फुला हुआ मैच्योर एडिपोसाइट, इसमें फैट जमा हुआ पूरा, और न्यूक्लियस एक साइड में घसका दिया गया है। ये देखिए, ये भी फैट सेल है, लाइपोमा का लोब्यूल है। और जब काट के निकालिएगा तो ऐसा दिखेगा, इस प्रकार से वो फैट दिखेगा। और ये देखिए, ये यहाँ पर किसी किसी को दिखेगा, यहाँ पर निकला हुआ है ना लाइपोमा। तो ये आपको इस प्रकार से दिखेगा, ये आपको फैट सेल। उसी प्रकार से ये जब कैंसर बन जाएगा, कभी कभी लाइपोमा कैंसर बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोसार्कोमा। अब देखिए, इसमें पिक्चर चेंज हो जाएगा, इसमें एटिपिकल न्यूक्लियस होने लगेगा, प्लियोमॉर्फिज्म मिलने लगेगा, न्यूक्लियस एक समान नहीं रहेगा। इसमें देखिए कैसा कैसा करके न्यूक्लियस है, और जबकि नॉर्मल केस में न्यूक्लियस बिल्कुल सब एक समान है। लेकिन इस देखिए, ये लाइपोमा है, और यही लाइपोमा जब कैंसर हो जाएगा तो कैसे बन जाएगा? ये लाइपोसार्कोमा। ये देख रहे हैं, न्यूक्लियस का अलग अलग प्लियोमॉर्फिज्म, ये सब एक समान न्यूक्लियस ऐसे ही होना चाहिए था सब, लेकिन सब ऐसे नहीं होके कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो वो सब, और पूरा कहीं कहीं पूरी तरह से फैट नहीं होगा, कहीं पर कुछ फाइब्रस टिश्यू भी जमने लग जाएगा। तो इसको हम लोग लाइपोसार्कोमा, देखिए कैंसर है, लाइपोसार्कोमा बोलते हैं। तो कभी कभी लाइपोमा कैंसर में भी कन्वर्ट कर जाता है, तो उस ढंग से वो दिखता है। तो आपको वो समझ में आ गया कि ये जो है आपका मतलब कैसा दिखता है एडिपोसाइट, वो आपको समझ में आ गया। और तो अब क्या है कि इसमें ज़्यादातर फैट सेल जो होता है, सबक्यूटेनियस फैट सेल जो होता है, अगर एडिपोसाइट्स को कहते हैं, अगर वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग प्योर लाइपोमा कहेंगे। कभी कभी उसमें फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको फाइब्रोलाइपोमा कहेंगे। कभी कभी उसमें ब्लड वेसल ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो उसको हम लोग एंजियोलाइपोमा कहेंगे। कभी कभी उसमें न्यूरल शीथ का ट्यूमर भी होने लगेगा तो उसको हम लोग उसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमा या न्यूरोलाइपोमा। तो इसी ढंग से वो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कंस्टिट्यूएशन क्या है, उसके अंदर क्या है। जब डॉक्टर हिस्टोपैथोलॉजी करेगा, वो जब आप लाइपोमा काट के निकालेगा और उसको पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करेगा, तब उसको आपको रिपोर्ट जो बता देगा कि भाई ये कौन सा लाइपोमा है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या है। अगर ज़्यादा मात्रा में फाइब्रस टिश्यू है तो उसको लोग बोलेगा फाइब्रोलाइपोमा। तो उसी के अनुसार से अगर उसमें फैट सेल ज़्यादा रहेगा तो बहुत मतलब कि डफी होगा, बहुत ज़्यादा समझिए गद्देदार होगा, अब दबाइएगा तो धंस जाएगा आपका चमड़ा, ऐसे करके होगा। लेकिन अगर उसमें मान लीजिए कभी कभी बोनी टिश्यू भी आ जाएगा, कभी कभी कार्टिलेज जैसा टिश्यू आ जाएगा, तो ऐसे केस में थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा वो, तो पकड़नेस उसमें आ जाएगा। तो ये जो होता है तो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, उसी के हिसाब से उसका पिक्चर वो चेंज करेगा। कभी कभी आप सिस्ट जो होता है वो सिस्ट से भी लोग कंफ्यूज करता है उसको। लेकिन सिस्ट में क्या होता है कि हमेशा एक पोर होता है जहाँ से कि
आपको दिखेगा, उसको सेबेशियस सिस्ट में एक पोर मिलेगा। सेबेशियस सिस्ट में भी अंदर में जमा होने लगता है। उसका जो चमड़ा बदलता है 28 दिन में, कुछ कुछ जो चमड़ा अगर बदला नहीं अंदर ही जमा होने लगा तो उसका सेबेशियस मटेरियल, पेस्टी मटेरियल जमा होने लगता है, उसके अंदर सिस्ट बन जाता है। तो सिस्ट बेसिकली कलेक्शन होता है सेबेशियस सीबम वगैरह का। तो उसमें आपको एक स्पॉट मिलेगा, ब्लैक स्पॉट टाइप का मिलेगा, जो जहाँ से कि उसका छेद होता है वो। लेकिन लाइपोमा वगैरह में उस प्रकार का छेद नहीं मिलेगा। सिस्ट जो होता है सुपरफिशियल होगा, वो चमड़े में डर्मिस में होगा, एपिडर्मिस डर्मिस में होगा। लेकिन जो लाइपोमा होता है वो सबक्यूटेनियस फैट लेयर में होता है, यानी एपिडर्मिस डर्मिस के भी नीचे होगा वो, तो ज़्यादा वो गहरा होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मरीज बोलेगा कि सर हमको ऐसे तो दिखता नहीं है, लेकिन जब फील करते हैं तो वहाँ पर गांठ ऐसा महसूस होता है। तो ये चीज़ है। तो आप उसको लाइपोमा कहिए, उसको फाइब्रो लाइपोमा कहिए, उसका अलग अलग प्रकार है कि जैसे कि उसको बहुत सारा प्रकार है आप, लेकिन इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सबका कारण एक ही होता है। लेकिन कौन कौन प्रकार है भाई, तो एडिनोलाइपोमा, कभी कभी उसमें कुछ सेबेशियस सिक्रेशन भी मिलेगा और लाइपोमा भी बढ़ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एडिनोलाइपोमा। कभी बोलते हैं एंजियोलाइपोलियोमायोमा, तो उसमें स्मूथ सेल भी ट्यूमर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एंजियोलाइपोलियोमायोमा, उसमें कभी कभी दर्द होने लगेगा। लियोमायोमा बहुत पेनफुल होता है, लेकिन सब दिखेगा आपको उसी प्रकार से, चमड़े में ट्यूमर के जैसा, है ना, कहीं भी जैसे शरीर में गांठ हो जाए तो उस प्रकार का हो सकता है। उसी ढंग से एंजियोलाइपोमा हो गया। फिर अच्छा, ये लाइपोमा खाली चमड़े में नहीं होगा, ये आपके दिमाग में भी होगा। तो अगर दिमाग में सेरेबेलम में होगा तो आपको क्या होगा, एटेक्सिया होने लगेगा, मतलब कि आपको चलने फिरने में स्टेबिलिटी नहीं रह जाएगा, है ना। तो उसको सेरेबेलर पोंटाइन एंगल लाइपोमा कहते हैं, या फिर इंटरनल ऑडिटरी कैनाल में भी लाइपोमा होता है, उसके चलते सुनने में दिक्कत होने लगेगा। कॉन्ड्रॉइडल लाइपोमा होता है, उसमें कार्टिलेज जैसा टिश्यू भी बनने लगता है। कॉर्पस कैलोसम जो होता है दिमाग में, जो जोड़ता है वो दोनों साइड के ब्रेन को, उसको वहाँ भी कभी कभी लाइपोमा हो जाता है, तो उसमें मिर्गी के रूप में मैनिफेस्ट होगा, है ना। उसके अलावा एक होता है हाइबरनोमा। हाइबरनोमा में क्या होता है कि ब्राउन जो फैट होता है वो ज़्यादा ग्रो करने लगता है, तो वो होता है। इंट्राडक्टल स्पिंडल सेल लाइपोमा होता है, तो उसमें भी आपको मतलब वो तो मिलेगा आपको, बाहर से क्या पता, एक सामान्य आदमी कैसे के लिए ये सब चीज़ नहीं है, उसका डॉक्टर आपको अलग अलग नाम बताएगा, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। उसका नाम कुछ भी कहिए, उसका कारण एक ही है, ये हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे क्यों। हाँ, लेकिन अभी फर्स्ट पार्ट में चूँकि हम आपको सामान्य चिकित्सक आपको कैसे डील करेगा आपको, तो वो क्या बताएगा लाइपोमा के बारे में, वही हम बता रहे हैं। इसका टाइप्स है लाइपोमा का, तो स्क्लेरोटिक लाइपोमा बोलते हैं, जिसमें कि जब बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं रह जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, उसको स्क्लेरोटिक लाइपोमा बोलते हैं। न्यूरोफाइब्रो लाइपोमा कहते हैं, जो आपको बताए। तो न्यूरोफाइब्रोमा के साथ भी लाइपोमा होता है, तो उसमें बटन होल साइन मिलता है, दबाइएगा तो वो पूरा आपका उंगली अंदर चला जाएगा, उसको न्यूरोफाइब्रोमा कहते हैं। और एक होता है प्लियोमार्फिक लाइपोमा, और कभी कभी ये खानदानी चलता है, सब परिवार में सबको होता है, उसको बोलते हैं फैमिलियल मल्टीपल लाइपोमेटोसिस। और एक बीमारी होता है, इसको बोलते हैं डरकम डिजीज, जिसको बोलते हैं एडिपोसा डोलोरोसा। उसमें क्या होगा कि रहेगा लाइपोमा, और बाद में उसमें दर्द होने लगेगा। मरीज बोलेगा सर अभी तक तो खाली गांठ था सर, लेकिन अब उसमें दर्द भी होने लगा, तो उसको हम लोग डरकम डिजीज बोलते हैं। और कभी कभी लाइपोमा के साथ साथ इर्दमा नोडोसम करके अलग से भी नोडूल आएगा, जिसमें कि बुखार, जोड़ों में दर्द, आँखों का लाल होना, ये सब भी लक्षण मिलेगा। और कभी कभी ये मेडलक डिजीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा, और उसमें कैंसर भी डेवलप हो जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार है लाइपोमा का। तो इसका रिस्क फैक्टर किताब में देखिएगा तो इसका बोलेगा रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों में लाइपोमा ज़्यादा होता, तो बोलेगा कि फैमिली हिस्ट्री के चलते होता, मोटापा के चलते होता, और जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करते उनको होता। ऐसा करके किताब में मिलेगा कि ये 3 कारणों से होता, और जो आपको बताएगा तो जेनेटिक कारण से भी होता, यही बताएगा आपको। और किस उम्र में होता, तो 40 से 60 साल की उम्र में होता, लेकिन आजकल तो बच्चों में भी हो रहा है, बहुत सारा केस हमको बच्चों में भी देखने को मिलता है। और जो है कि ये इसको कैसे डायग्नोसिस कीजिएगा, ज़्यादातर डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, मरीज़ को खुद पता रहता है कि इसको लाइपोमा है। गांठ अगर आया और गूगल में टाइप किया कि गांठ क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो है कि नॉन कैंसरस सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर जो कि नॉन कैंसरस हो, उसको लाइपोमा कहेंगे। तो उतना हर आदमी समझता है कि ये लाइपोमा है, तो इसलिए वो गूगल में अपना गूगल करके अपना पढ़ लेता है, लाइपोमा इसको कहते हैं। और मेल फीमेल में
ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, लेकिन कुछ हद तक किसी स्टडीज़ में मेल में ज़्यादा देखा गया है। तो ये तो कॉमन। इसका इलाज क्या है, डॉक्टर और कैसे डायग्नोज करेगा? एगो तो हुआ कि देख के बता दिया, दूसरा क्या है, अल्ट्रासाउंड कराएगा, उससे भी पता चलेगा कि लाइपोमा टिश्यू है। उसके बाद CT स्कैन कराएगा, MRI कराएगा, है ना, उसमें भी पता चलेगा। कभी कभी पेट स्कैन कराएगा, उसमें पता चलेगा। तो ये आपको अलग अलग जांच करा करके आपको ये पता करेगा कि और टिश्यू में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खाली वहीं पर है, और भी शरीर में कहीं है कि नहीं, वो रूल आउट करेगा। तो वो चीज़ है, ज़्यादातर लोग ये कराएगा। और इलाज क्या है, तो सब डॉक्टर एक ही इलाज बताएगा कि इसमें ऑपरेशन करा के निकलवा लीजिए। तो वो तो ऑपरेशन करा के आप निकलवा लीजिएगा और सही में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस कारण से लाइपोमा हुआ, क्या उसको केवल लाइपोमा ही हुआ होगा? जो गलत भोजन और जो गलत जीवन शैली लाइपोमा कराया होगा, वो शरीर में और भी कई कई घटना कराया होगा। तो आप कोई चीज़ का आपको बीमारी हुआ, आप लाइपोमा का ऑपरेशन करा के निकाल लिए, आप तो निश्चिंत हो गए कि चलो हमारा बीमारी खत्म हो गया। लेकिन वो डॉक्टर भोजन तो बदला नहीं आपका, तो वही भोजन करते रहिएगा तो कल आज लाइपोमा हुआ है, कल कैंसर होगा, कल दूसरा बीमारी धरेगा। तो ये तो कोई बीमारी का इलाज नहीं हुआ, और इससे तो बार बार लेकर करेगा बीमारी। आज लाइपोमा करेक्ट करवाइएगा, कल दूसरा बीमारी होगा, क्योंकि जिस ट्रैक पर आप चल दिए हैं वो ट्रैक तो आप बदलिएगा नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर आपको समझाएगा नहीं कि ये बदलो वो बदलो। वो बोलेगा हो जाता है यार, उससे क्या मतलब, कुछ भी खाओ, और जो है कि हल्का फुल्का आपको बोलेगा कि एक्सरसाइज करो। अगर आप मोटे होंगे तो बोलेगा एक्सरसाइज करो। आप बोलेगा हमको माइग्रेन भी है, बोलेगा ठीक है जाके न्यूरो में भी दिखा लो, है ना। आप चूँकि आपको हम बताए कि लाइपोमा हो सकता है कि दिमाग में भी हो, क्योंकि और दिमाग में अगर लाइपोमा होगा तो आपको स्वेलिंग के रूप में तो दिखेगा नहीं, वो तो आपको माइग्रेन के रूप में दिखेगा, या फिर मिर्गी के रूप में दिखेगा, या फिर मानसिक रोग के रूप में दिखेगा, बेचैनी घबराहट के रूप में दिखेगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आपको जो डॉक्टर सिंपल सर्जन के पास आप गए या प्लास्टिक सर्जन के पास गए, वो आपको निकाल दिया। लेकिन निकाल दिया तो आपको पूरा इलाज कहाँ किया, है ना। वो तो आपको और भी बीमारियों के प्रति सचेत नहीं किया, तो उससे कल को फिर दूसरा बीमारी हो जाएगा। आप हमको खुद लिखे हुए हैं कि सर हमको हाइपोथायराइडिज्म भी है, थायराइड का भी दवा चल रहा है। कितने दिन से ये आप नहीं लिखे हैं, आपको थायराइड का भी दवा चल रहा है और 100 पावर, और माइग्रेन भी आपको हो गया शायद, उसके लिए भी दिखाते ही होंगे कहीं ना कहीं, और आपको सोरेसिस भी हो चुका है, तो सोरेसिस भी आपका अभी तो कंट्रोल है। तो ये सब है। तो आपको कोई बताया कि डॉक्टर हर बीमारी ठीक करता है, इसलिए आप हमको फ़ोन करके पूछे। तो अब जो है कि हमारा इसमें क्या डिफरेंस है, जो कि और डॉक्टर के कंपैरिजन में हम इसको किस एंगल से देखते हैं, अब हम इसकी चर्चा आपको करेंगे। ये आपको हम बताएंगे कि हम इसको किस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम उचित समझते हैं कि आपको कुछ और भी जो एक आध गो फोटोग्राफ जो है वो और भी आपको दिखा दें, ताकि जो है कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए थोड़ा सा, है ना। तो देखिए कि कैसा दिख सकता है लाइपोमा। अब यहाँ गांठ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर निकला हुआ है ना। ये चूँकि किसी एरियाज में रह सकता है, ये देखिए ये गर्दन के पास है, ये हथेली में देखिए लाइपोमा है ना। ये आपको ये यहाँ पर लाइपोमा है ना, देख रहे हैं यहाँ पर केहनी के पास लाइपोमा है। इसको तो देखिए पूरे शरीर में ही है, ये देखिए पूरे शरीर में ही कितना कितना गांठ है, ये देख रहे हैं जहाँ तहाँ गांठ हो गया है। तो ये आपको देखिए यहाँ हाथ में गांठ है, तो ये आपको बहुत सारा प्रकार का ये दिख रहा है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो गांठ होता है ये आपको कहीं भी शरीर में हो सकता है, तो इसको हम लोग लाइपोमा कहते हैं। तो अब तो हम आपको पिक्चर दिखा दिए कि लाइपोमा कितने कितने प्रकार का होता है, ये आप समझ में आ गया आपको। अब हम और फर्स्ट हाफ में भी बता दिए कि इसका सामान्य डॉक्टर क्या बोलेगा। सामान्य डॉक्टर बोलेगा कि चिंता मत करो यार, ये सब हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत है, सबको हो जाता है। और थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा परिपक्व डॉक्टर होगा तो आपको बोलेगा ठीक है एक्सरसाइज वगैरह करो, जिम में ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको समझाएगा नहीं कि ये भोजन नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसा कुछ नहीं बताएगा आपको, और सीधे ऑपरेशन करके निकाल देगा। लेकिन इससे क्या नुकसान होगा वो हम सेकेंड पार्ट में आप समझिएगा। तो ये तो किताब में लिखा हुआ है कि क्यों हुआ, तो आपको हम जेनेटिक कारणों से हुआ, ये हुआ, आपको फैमिलियल कारण से हुआ, आपको समझ में आ गया। लेकिन अब हम इसको कैसे अलग नज़रिए से देखते हैं और बिना ऑपरेशन किए हम इसको कैसे ठीक करेंगे, वो हम अभी आपको समझाएंगे। तो अब ये सेकेंड पार्ट का वीडियो अब ये शुरू होगा। तो हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लाइपोमा क्यों हुआ,
क्योंकि एक ग्रोथ फैक्टर उसको स्टिमुलेट किया, फैट सेल के ग्रोथ को। या फिर उसमें अगर फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रोसाइट भी है, तो उसको स्टिमुलेट किया ग्रोथ फैक्टर। उसमें अगर एंजियोमेटस कंपोनेंट भी है, उसमें ब्लड वेसल्स का कंपोनेंट भी है, तो उसको भी स्टिमुलेट किया ग्रोथ फैक्टर। यानी आपके खून में ग्रोथ फैक्टर बढ़ा, जो कि उसको बढ़ाया। वो ग्रोथ फैक्टर क्या था? वो ग्रोथ फैक्टर था इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आपके खून में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्यों बढ़ेगा? जब आपके खून में इंसुलिन बढ़ेगा तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी बढ़ेगा। इंसुलिन कब बढ़ेगा आपके खून में? इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है, आप जब एक्स्ट्रा कैलोरी लेने लगिएगा शरीर में तो, और उसको खर्च नहीं कीजिएगा, आपका खर्चा होगा 2000 कैलोरी, आप रोज़ खाइएगा 4000 कैलोरी, तो शरीर क्या करेगा? बाकी जो 2000 कैलोरी होगा उसको शरीर के अंदर जमा करके रखिएगा। तो ये जमा करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? ये जमा करने का जिम्मेदारी दिया गया है इंसुलिन को। तो इंसुलिन क्या करता है कि आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ने देगा। यानी कि अगर हम जम के चीनी खाने लगे और नहीं टहलें तो चीनी तो हमारा खर्च नहीं होगा, तो कैलोरी तो खर्च नहीं हुआ, और हम खा रहे हैं, तो वैसे तो हमारे खून में चीनी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन और बढ़ जाएगा तो हमारे जीवन पर आफत हो जाएगा, क्योंकि चीनी तो इन्फेक्शन को आमंत्रित कर देगा। इसलिए शरीर में ऐसा बनावट है कि आपका ब्लड शुगर को कभी भी खाली पेट में 100 से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये सामान्य स्वस्थ मनुष्य को होता है। तो ये काम सामान्य स्वस्थ शरीर किस चीज़ से के मदद से करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की मदद से करता है। तो जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा और उसको खर्च नहीं कीजिएगा, यानी आप ज़रूरत ज़्यादा खाइएगा और आराम भी कीजिएगा, सेडेंट्री लाइफ बिताइएगा और जम के खाने लगिएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपके शरीर में जब एक्स्ट्रा कैलोरी लीजिएगा तो उसको जमा करके रखना पड़ेगा शरीर को। क्योंकि शरीर चीज़ों को क्यों जमा करता है? क्योंकि नहीं जमा करेगा तो आपके ब्लड में चीनी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए। और इंसुलिन एक काम तो अच्छा करेगा कि आपका ब्लड शुगर मेंटेन रखेगा। आप कितनी चीनी खाइएगा, अगर आपको पहले से डायबिटीज़ नहीं है तो आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। लेकिन इंसुलिन अपने आप में गड़बड़ चीज़ है, क्योंकि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, वो हर चीज़ के ग्रोथ को बढ़ा देगा। वो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर देगा तो छाही करा देगा, पिंपल करा देगा। सेबेसिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कराएगा तो पिंपल कराएगा। कहीं पर भी केराटिनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा तो स्किन टैग मस्सा करा देगा। एडिपोसाइट को स्टिमुलेट कर देगा तो ये लाइपोमा करा देगा। फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करा देगा तो ये आपका जो है कि फाइब्रोमा करा देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इंसुलिन एक बेसिकली ग्रोथ फैक्टर होता है जो छाई कराएगा, पिंपल कराएगा, मस्सा कराएगा, तिल बढ़ाएगा, ट्यूमर कराएगा, और आंखों का काला घेरा कराएगा, और एलर्जी बढ़ा देगा। सांस का एलर्जी, दम, माजोर का एलर्जी, गठिया, चमड़े का एलर्जी, एक्जिमा, दिमाग का एलर्जी, मिर्गी, लीवर का एलर्जी, जॉन्डिस के रूप में आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि हमारे एक्सप्लेनेशन से ही कैसे बढ़ा, क्योंकि इंसुलिन बढ़ा। आप जांच करिएगा, देखिएगा उसका इंसुलिन बढ़ा लाएगा। अब सवाल उठता है कि सर तो ठीक है इंसुलिन बढ़ गया, तो बाकी बीमारी कैसे एक्सप्लेन हुआ? कि सर हमको माइग्रेन भी है, हमको हाइपोथायराइडिज्म भी है, हमको एक बार सोरियासिस भी हो चुका है, और हमको अभी लाइपोमा हुआ है, तो आप इस सबको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा सबको इकट्ठे? वो भी आपको समझना है। तो उसके लिए अभी हम इसको एक तरीके से आपको समझाएं, अब दूसरे तरीके से समझिए। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए कि आपको लाइपोमा है। हमारे शरीर में कुछ बीमारी क्यों होगा? हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? एक महिला जो घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे और ऑफिस में भी जाके काम करे, और एक वो महिला जो 8 घंटा सर पर मनरेगा में ईटा ढोए, अब इस दोनों महिला का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा? एगो मजदूरनी महिला है, एगो खाली घर में रहने वाली, घर का काम करने वाली महिला है। अभी दोनों महिला का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा? एक किसान जो ट्रैक्टर से खेत जुतवाता हो, और एक किसान जो कुदाल से खेत जोतता हो, अब इस दोनों किसान का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि केवल लाइपोमा नहीं, इस धरती पर कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भोजन गलत होगा। और ये एक बहुत बड़ी जानकारी है कि अगर हमारा भोजन गलत है
तो इसका अर्थ हुआ कि अगर हम भोजन सुधार दें तो हमारी बीमारी को जड़ से ठीक भी कर सकते। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि गरीब से गरीब आदमी को अगर ये बता दिया जाए तो उसको तो कभी बीमारी नहीं होगा। जबकि अभी एक स्टडी आया था जिसमें कहा गया कि एक बीपीएल फैमिली यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिली अपने पूरे जीवन काल में जो भी कमाता उसका करीब करीब 70-80% वो दवा दारू डॉक्टर में खर्च कर देता। आप सोचिए अगर उसको ये बता दिया जाए कि ये खाने से बीमारी होगा तो उसको पागल कुत्ता काटा, वो गड़बड़ची खेवे नहीं करेगा, उसको बीमारी कभी नहीं होगा 100 साल तक। तो सोचिए कितना बड़ी जानकारी है और कितना विस्फोटक जानकारी है कि इसके चलते डॉक्टर के पास मरीज कम पहुंचेगा, दवा कम बिकेगा और गड़बड़ चीज़ जो मार्केट में चारों तरफ बिक रहा है वो उसका बिक्री बंद हो जाएगा। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है जो ये जानकारी आपको कभी भी पूंजीवादी व्यवस्था अब तक नहीं पहुंचने देना चाहेगा, क्योंकि अगर ये बता दिया गया तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। जब मरीज बंद नहीं रहेगा डॉक्टर बेरोजगार हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अगर हम बीमार पड़े हैं तो दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर हमको कोरोना हुआ है तो उसको दोष मत दीजिए जो बिना मास्क के घूम रहा है कि नहीं तुम्हारे चलते फैला। नहीं, किसी के चलते कोई बीमारी नहीं होता। हम अपने सुख और दुख के निर्माता और निर्देशक खुद होते। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि अगर हमको लाइपोमा या कोई भी बीमारी हो, आपको लाइपोमा भी है, आपको माइग्रेन भी है, आपको हाइपोथायराइडिज्म भी है, आपको ओबेसिटी भी है, तो ये आपको सोरियासिस भी हो चुका है, तो ये सब बीमारी क्यों हुआ? आपके गलत भोजन से हुआ है। यानी हमको आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि हम कौन सा गलत भोजन खाए जिसके चलते बीमारी हुआ। लेकिन पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि हमारे गलत भोजन से बीमारी हुआ। और अगर गलत भोजन से बीमारी है तो इससे ये भी पॉइंट समझ में आ गया कि अगर हम भोजन बदल देंगे तो बीमारी बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाएगा। और अगर हम भोजन बदलेंगे तो खाली बीमारियाँ ठीक नहीं होगा, अपने साथ और भी जो कई रोगों को लेके आएगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो पहला पॉइंट समझ जाएगा गलत भोजन से बीमारी हुआ। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, लाइपोमा हो या लाइपोसार्कोमा कैंसर हो, ये सब बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। आपको लाइपोमा क्यों हुआ? आपको माइग्रेन क्यों हुआ? आपको सोरियासिस क्यों हुआ? एलर्जी के चलते। अब तो ओबेसिटी भी क्यों हुआ? एलर्जी के चलते। एलर्जी भी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। और हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी अगर आपको दूसरा पॉइंट हम बताएं तो दूसरा पॉइंट वो है कि इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद हमेशा एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। अगर इस धरती पर इंसान चीनी खाना छोड़ दे तो इस धरती के सारे रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। क्यों? क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीनी नहीं होता। हमको तो सिखाया गया सर बचपन से कि जो भी मुंह में मीठा लगे वो चीनी है। तो इस डिफिनेशन से तो गड़बड़ हो जाएगा बात, क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीनी नहीं होता। आप इसको खाइएगा, ये लगेगा मीठा लेकिन ये चीनी नहीं है, ये शुगर फ्री है। स्टीविया एक पौधा आता है, उसका पत्ता खाइएगा वो लगेगा मीठा लेकिन वो चीनी नहीं है। लेकिन आप समोसा खाइएगा वो लगेगा तीखा लेकिन वो भयंकर चीनी है। आप चाउमीन खाइएगा वो लगेगा तीखा लेकिन उसमें भयंकर चीनी है। तो जब तक आप ये नहीं जानिएगा कि चीनी क्या है, आप चीनी कैसे छोड़िएगा? तो अब सुनिए कि चीनी क्या है, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है लेकिन फिर भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं धोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही 3 घंटा पैदल चलते। इसीलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे, हमको भी 10 बीमारी धरेगा। किसको कहते चीनी, जो कि अब हर इंसान को नहीं खाना चाहिए, बीमारी हो अथवा ना हो। अगर आप चाहते हैं कि 100 साल तक आपको कोई बीमारी नहीं हो तो आपको चीनी खाना छोड़ना होगा। आज से आप चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो ये 5-6 चीनी जो भी हम बताए ये सब खाने लायक अब इंसान नहीं बचा, क्योंकि अब इंसान शारीरिक श्रम करना कम से कम कर दिया। तो अब आदमी के बदले कौन चलता है? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था लोग, वो भी कहानी खत्म है। किसान बैठ के तमाशा देखता और ट्रैक्टर से खेत जुताता। 800 से 2000 रुपये प्रति बीघा रेट खेत जुताने का ट्रैक्टर से। तो अब
चूँकि शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसीलिए ये चीनी जहर हो गया। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है। अभी जिस भोजन का नाम गिना है ये वो भोजन है इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मोर देन 80% है। तो ये खाना खाना छोड़ दीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मोर देन 80% है। 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी गलत है। भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। अगर आप 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो उसके बदले 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। तो अगर कोई आदमी चाहता है कि एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 गो आलू खाएं, 5 गो मीठा फल खाएं, आधा किलो दूध पिएं, तो ये सब में इतना ज़्यादा कैलोरी है, इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट है कि इसको अगर ये खा लिए गलती से तो एक के दिन में आपको 30 किलोमीटर चलना होगा। अगर हम खाए और चल दिए 30 किलोमीटर तो बीमारी नहीं होगा। अगर हम खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि आप धर्म का भी धज्जी उड़ाए। धर्म कहता था मेहनत करके मीठा खाना, मेहनत का फल मीठा होता, बिना मेहनत के खाए बीमारी हो जाएगा। और विज्ञान का भी आप धज्जी उड़ाए, क्योंकि विज्ञान कहता एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर जो है कि हमारा खर्चा 2000 कैलोरी है, अगर हम 3000 कैलोरी अगर हम एक दिन ज़्यादा खाएंगे उससे बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर हम सालों साल खाते चले जाएं तो एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और ये जो एक्सेस कैलोरी है शरीर में विस्फोट कर जाएगा, बीमारी करा देगा। तो आप बोलेगा सर, तो अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो क्या उसका कैलोरी खर्च नहीं है? फिर भी खर्च है। उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अगर हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करें, एक जगह खाली बैठल रहें, तो भी एक 50 से 60 किलो के आदमी को कम से कम 1400 से 1500 कैलोरी तो फिर भी रोज़ चाहिए। का है? क्योंकि आपका हृदय 1 लाख बार रोज़ धड़कता, आपका दिमाग, लीवर, किडनी सब सोने के टाइम में भी काम करते रहता, तो उसमें कैलोरी खर्च होता है। एक एक सेल टूटता, बनता, बिगड़ता, मिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस ऑफ सेल रोज़ बन रहा है, रोज़ टूट रहा है, उसमें कैलोरी खर्च होता है। तो इसीलिए आपको 1400 से 1500 कैलोरी तो वैसे भी चाहिए। और अगर कोई आदमी जो 1 घंटा रोज़ टहलता भी है तो 1 घंटा चलने में कितना कैलोरी खर्च होगा? करीब करीब 300 कैलोरी। और अगर कोई महिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे और ऑफिस में भी बैठ के काम करे तो उस काम में उसका एक पूरे दिन में कितना कैलोरी अलग से खर्च हो जाएगा? 200 कैलोरी। तो अगर कोई महिला 1 घंटा चलती भी है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करती है और ऑफिस में भी जाके काम करती है, तो दिन भर में कितना कैलोरी उसका खर्च होगा? 1500 प्लस 200 प्लस 300 कितना हो गया? 2000 कैलोरी। लेकिन अगर किसी को लाइपोमा हुआ है या फिर थायराइड हुआ है, मिर्गी पथरी, कुछ भी बीमारी हुआ है, मानसिक गड़बड़ी हुआ है, धात का समस्या हुआ है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड हुआ है, तो यकीन मानिए वो कम से कम खा रहा होगा 3 से 4000 कैलोरी। और एक दिन में बीमारी नहीं होता। कोई आदमी कहता है कि हमको हार्ट अटैक हो गया, तो एक दिन में थोड़ी हार्ट अटैक होगा। आप रोज़ गड़बड़ चीज़ खाते तब शरीर को जाम किए, तब एक दिन आपको हार्ट अटैक पता चला। आपको लाइपोमा एक दिन में नहीं हुआ होगा, आप जम के रोज खाते एक्सेस कैलोरी खाते तब जाके बीमारी पैदा किए। तो कोई आदमी बोलेगा सर, अगर हम 2000 कैलोरी हमारा रोज़ खर्चा है, हम 1 घंटा रोज़ टहलते भी हैं और हम घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं, तो आपके अनुसार हमारा खर्चा 2000 कैलोरी है। तो अगर हम ऐसा करें, 2000 कैलोरी हमको लेना है, हम ऐसा करते हैं कि कोका कोला का कैन हमको बहुत पसंद है, कोल्ड ड्रिंक, हम ऐसा करते हैं एक कोका कोला के कैन में 200 कैलोरी है, हम 10 को कैन में पी जाते हैं, तो हमको तो 2000 कैलोरी मिल जाएगा सर। तो आपके अनुसार तो हम तो बिल्कुल सही है। नहीं, उसमें भी गड़बड़ा जाइएगा, क्योंकि आप अगर कोका कोला कैन से आप 2000 कैलोरी लीजिएगा तो उसमें नुकसान क्या होगा? कोका कोला के कैन में या फिर मीठे फल का जूस खाली आप पी के 2000 कैलोरी लेना चाहते, तो उसमें तो आपको खाली चीनी और पानी मिला। मीठे फल के जूस में क्या है? चीनी और पानी। उसमें तो खाली आपको चीनी पानी मिला, उसमें फैट नहीं मिला, उसमें फाइबर नहीं मिला, उसमें प्रोटीन नहीं मिला, तो आपको तो भी बीमारी हो जाएगा। आपको लेना तो 2000 कैलोरी है, लेकिन इस 2000 कैलोरी में केवल 30% ही कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। यानी 2000 का 30%, यानी कि आपको मैक्सिमम 600 कैलोरी ही कार्बोहाइड्रेट से आएगा और बाकी रेस्ट कैलोरी फाइबर से आएगा, प्रोटीन से आएगा और फैट से आएगा। तो इस ढंग से आना चाहिए। यानी कि आप एक के दिन खाली कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो भी बीमारी हो जाएगा, तो इसीलिए जो है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है, कि आपको क्या खा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। खाली क्वांटिटी नहीं, उसका क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। तो जो है कि तो अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, तो इसके बदले हमको 30 किलोमीटर चलना चाहिए था। ये खा के हम 2 ही किलोमीटर चले और ऐसा गलती सालों साल किए, तो
शरीर क्या करेगा, हम 2-2 हज़ार कैलोरी रोज के एक्स्ट्रा लिए तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग धरेगा। धन का 3 हज़र होता, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होता है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए तो बीमारी नहीं होगा, लेकिन जलाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल और केवल 50 कैलोरी ही खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा, एक रोटी 70 कैलोरी देगा, और उसी रोटी को पराठा बना दीजिए तो 120 कैलोरी खाली एक पराठा में हो जाएगा। एक आम कम से कम 100 से 110 कैलोरी देगा। 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। आप सोचिए, एगो आम को जलाने में 22 गुना 100 यानी कम से कम 2200 कदम चलिएगा तो एगो आम गलेगा। सोचिए लेना कितना आसान है और खर्चा करना कितना मुश्किल है। तो अगर हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 आलू खाए, 5 गो मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, कुकर का चावल खाए जिसमें कि मड़वा अंदर रह गया, जितना चीनी चाशनी में उतना ही चीनी मार में, बिरयानी खाए, पुलाव खाए, इसमें भी मड़वा अंदर रह गया, तो ये सब के बदले हमको करीब करीब 30 किलोमीटर एक दिन में चलना चाहिए था। ये खाए और नहीं चले, 2 ही किलोमीटर चले, और ऐसा गलती सालों साल किए तो शरीर उस चीनी को, एक्स्ट्रा चीनी को, एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी बना के जमा करेगा, या तो तेजाब बना के जमा करेगा, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। अगर उसको चर्बी बना के हमारे तोंद में जमा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दर्जी कपड़ा गहरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ चल जाए उससे क्या हर्जा, कोई हर्जा नहीं। जब हम चलेंगे तो तोंद हमारा डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। हमारा जांग इतना मोटा हो जाए, बाँह इतना फूल जाए, गाल लटक जाए, किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं जैंथैलेस्मा। उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिएगा। तो अगर ये सब भी चर्बी जगह जम जाए तो भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर चर्बी तोंद में नहीं जमा होके गलती से खून के नली में जमा हो जाए तब तो आप लफड़े में पड़ जाइएगा। इवन आपके चमड़े में भी चर्बी जमा हो जाए, लाइपोमा हो जाए तो भी दिक्कत नहीं होगा, उसको डॉक्टर ऑपरेशन से निकाल देगा। लेकिन चर्बी अगर खून के नली में जमा हो जाए तब आपको लेने का देने में पड़ जाइएगा। ये जो कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा, एक दिन में 10 रोटी खाने का आदत, चूँकि एक इंसान को 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक इंसान को अब इतना कैलोरी खर्च होता ही नहीं कि वो 3 रोटी ज़्यादा खा ले। एक दिन में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना, पेट नहीं भरे तो क्या खाना वो हम बताएंगे अभी। तो अगर हम एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी को खून के नली में जमा कर दिए तो खून का नली इतना चौड़ा था वो सकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को सकरे नली से खून भेजना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी का बीमारी, यानी कि खून के नली में अगर फैट जम जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर किसी भी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीपी का बीमारी पकड़ लेगा, क्योंकि हार्ट को सकरे नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। एक पौधा को पटाते हैं पाइप से तो क्या करना पड़ता है, पाइप को पौधा के ऊपर ले जाना पड़ता है। हम चाहते हैं यहीं बैठे बैठे दूर पौधा पटा दें तो क्या करना होगा, पानी के नली को मुंह को दबाना होगा। जैसे दबाएंगे तो पानी का नली सकरा हो जाएगा। जब सकरा नली से उतना पानी बहेगा तो पानी दूर तक फेंका जाएगा, तो उसका पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे खून का प्रेशर बढ़ जाता जब हम एक्स्ट्रा भोजन करके चर्बी को खून के नली में जमा कर देते। तो इतना चौड़ा खून का नली था वो सकरा हो गया। हार्ट बेचारे को सकरा नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, हमको हाइपरटेंशन पकड़ लिया। चर्बी अगर कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो गया हार्ट के नली में तो क्या होगा, हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में यानी सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जम जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स के अंदर चर्बी जम जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जम जाए तो खाना पचने में दिक्कत होने लगेगा, तो क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम जाए तो मासिका गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम शुरू हो जाएगा। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगेगा। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राही माम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। एक्स्ट्रा चीनी खाए तो हम खाली मोटा के धौंसी नहीं हुए, खाली हमको ओबेसिटी और मोटापा ही नहीं हुआ, बल्कि खाली हमको चर्बी हमारे गांठ यानी लाइपोमा के रूप में ही नहीं जमा हुआ, बल्कि हमारे शरीर में चर्बी हर जगह भी जमा हो गया। तो उसके चलते क्या हुआ, हमको बीपी पकड़ा, चीनी पकड़ा, थायराइड पकड़ा, हार्ट अटैक पकड़ा, लकवा पकड़ा और माइग्रेन पकड़ा, और हमको जो है कि
ये ये जो है कि लीवर में चर्बी जमा होने से फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी भी पकड़ा हमको, मानसिक रोग भी पकड़ा। तो चर्बी जमा होने से क्या क्या बीमारी हुआ समझ में आ गया। लेकिन ये तो एक नुकसान हुआ, शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता। यानी जरूरत ज़्यादा भोजन कीजिएगा तो खाली लाइपोमा नहीं होगा, और वही चर्बी अगर दिमाग के नली में जमेगा तो माइग्रेन, वो तो इसलिए आपको माइग्रेन भी है। चर्बी यहाँ जमेगा तो हाइपोथायरॉइडिज्म, थायराइड का गड़बड़ी, वो तो आपको हाइपोथायरॉइडिज्म भी है। तो समझ में आ गया, वो सभी उसी चर्बी जमने से हुआ, क्योंकि आपको मोटापा भी है, आप खुद बोले। तो वही एक्स्ट्रा भोजन खाने से आपको चर्बी जमा हुआ तो लाइपोमा भी हुआ, और आपको अंदर भी अलग अलग ऑर्गन्स में चर्बी जमा हुआ तो अलग अलग बीमारी आपको पकड़ा। लेकिन खाली आपको इतनी गड़बड़ी नहीं हुआ होगा, एक्स्ट्रा कैलोरी से शरीर खाली चर्बी नहीं तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग डैमेज करेगा। आप बोलेगा सर हम तेजाब नहीं समझते, तो जो आप टॉयलेट साफ़ करते हैं उसमें एसिड डालते हैं, उसी को तेजाब कहते हैं। तो वो तेजाब शरीर के अंदर भी बनता है जब आप ज़्यादा भोजन कीजिएगा तो। एक्स्ट्रा चीनी को शरीर तेजाब भी बनाता। तो आप बोलेगा सर किताब में तेजाब कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ है उसको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा हुआ है उसको ऑटो एंटीबॉडीज, किताब में लिखा हुआ है फ्री रेडिकल्स, किताब में लिखा हुआ माइट्रोकॉन्ड्रियल इंजुरी, किताब में लिखा हुआ है उसको ऑटो एंटीबॉडीज, उसको हम एक लाइन में, किताब में लिखा हुआ सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको हम एक लाइन में कहते तेजाब। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बनाता, शरीर एक्स्ट्रा चीनी से ग्रोथ फैक्टर भी बनाता, वो अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो क्या कराएगा? गठिया, अर्थराइटिस, चाहे कमर या बांह का गठिया क्यों ना हो। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुलपित्ती, छाही, पिंपल। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा, ऐसा फंगस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा सिहुली फंगस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बलतोड़ बैक्टीरिया पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस, हर्पी जोस्टर वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए, सलाइवा में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा, ऐसा टीबी का बैक्टीरिया पकड़ेगा, ऐसा टॉन्सिलाइटिस पकड़ेगा, ऐसा ब्लैक फंगस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी। हम लोगों में कहावत है कि चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनिया रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। यही समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप 24 घंटा में 2 ही घंटा रोज टहलिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम। अगर आप गाड़ी अपना 24 घंटा में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। वो भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो फिर ये सब खाना भगवान बनाया क्यों? ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो। जो आदमी उतना मेहनत करता है, आज के संदर्भ में कहिएगा तो वो आदमी जो 8 घंटा लगातार जिम करे, 2 घंटा नहीं 8 घंटा लगातार जिम करे, जो 8 घंटा लगातार साइकिलिंग करे, जो 8 घंटा लगातार तैराकी करे, उसको नहीं सोचना वो कुछ भी खा सकता है। लेकिन जो आदमी 2 ही घंटा कुदाल चलाए, 2 ही घंटा पीठ पर बोझा ढोए, वो आदमी अगर ये खाएगा ये चीनी तो गड्ढे में गिरेगा। तो फिर आदमी को क्या खाना चाहिए? आदमी को जो कम मेहनत करता उसको दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर मंदिर में बैठ के खाली झाल बजाना, यानी ज्ञान मार्ग से परमात्मा को पाना, श्रम मार्ग से नहीं। श्रमजीवी का काम नहीं करना, बुद्धिजीवी का अगर काम करना
तो अगर आप जो आपका नेचर ऑफ वर्क है वो बुद्धिजीवी का है, किसान भी आजकल बुद्धिजीवी बन गया, क्योंकि वो ट्रैक्टर से खेत जोता वो अपने कुदाल से खेत नहीं जोतता है। इसलिए किसान को कोई बोले हम किसान हैं तो उसको श्रमजीवी मत समझ लीजिएगा, कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है। कोई आपको बोले कि हम सफाई कर्मचारी हैं तो उसको श्रमजीवी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि आजकल मशीन पर बैठ के सफाई होता है। तो इसीलिए जो है कि तो अगर दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, यानी कि अगर हम शारीरिक एक्टिविटी कम करते, बुद्धिजीवी का जीवन जीते, तो हमको दाल रोटी खाना चाहिए। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। दाल रोटी बोला गया, दूध रोटी नहीं। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। सर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जी हाँ, तो भी आपको दाल जम के खाना होगा, क्योंकि यूरिक एसिड दाल से नहीं बढ़ता, यूरिक एसिड ज़्यादा चीनी खाने से बढ़ता। वो कैसे हम अभी समझाएंगे। तो जो है कि आप जब तो क्या खा के रहिएगा, दाल रोटी हरी सब्जी सलाद, पनीर राजमा सोयाबीन, अंडा करी मछली चिकन दही घी और साग। फिर से बोलते हैं, दाल रोटी हरी सब्जी सलाद, पनीर राजमा सोयाबीन, अंडा कड़ी मछली चिकन दही घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना। लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छीना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। सत्तू पराठा भी या फिर पालक पराठा, मेथी पराठा भी सप्ताह में 1 ही दिन खाना। अगर चावल खाते हैं तो ऐसा चावल खाना जिसमें कि माड़ निकाल दिया गया हो, यानी कि अगवे कौन सा चावल खाना जिसमें माड़ निकाला हुआ, उसना चावल तसला वाला। लेकिन इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा, ये सब कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए, शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना माड़ के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। और अगर रोज़ चावल खाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुट्ठी, उससे ज़्यादा नहीं। और चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना माड़ के, बिना स्टार्च के, यानी कुकर का नहीं तसला का चावल। सब्जी खाइए बिना आलू के, यानी कि ज़मीन के नीचे उगने वाला कुछ नहीं खाना, जिसमें सूरज का किरण नहीं लगा। तो आगबे परोर, आगबे नेनुआ, आगबे करेला, आगबे भिंडी, आगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। लेकिन आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना, अगबे हरा सब्जी खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, लेकिन छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 1 खा सकते, पीला वाला फेंक के। कौन सा भुंजा खाना, गेहूँ, अरे कौन सा भुंजा खाना, चना और बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना, खीरा, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना, चाहे वो मीठा पपीता या फिर मीठा तरबूज या फिर मीठा अमरूद या फिर जो है कि मीठा गाजर, चुकंदर क्यों न हो। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें 50% मूंग होना चाहिए, बाकी 50% है, बाकी सारा दाल। मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना, को घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पहला भोजन होगा दाल। सब जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भैया पहले स्टार्टर देना, स्टार्टर में पहले सूप देना, तो उसी ढंग से स्टार्टर के रूप में पहला भोजन होगा दाल। तो 1 कटोरा, 1 कटोरी एक हाथ से पकड़ाता, हम कटोरा बोल रहे हैं। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात। पहला भोजन होगा दाल। दाल रोटी के साथ चूर के नहीं खाना, दाल को अलग से पीना है। पहला भोजन होगा दाल। दूसरा भोजन होगा खीरा टमाटर। पहले पेट में दाल घुसाए, फिर खीरा टमाटर घुसाए, आधा ज़्यादा पेटवा दूसरे से भर गया। अब हमारे पेट में जगह कम बचा, अब हम 24 घंटे में केवल 3 रोटी खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। अगर हमको 3 रोटी में पेट नहीं भरा तो आप दाल जम के पिएंगे, हरा सब्जी जम के खाएंगे, और लेकिन अंकुरित चना मूंग खाएंगे, लेकिन रोटी तो हम 24 घंटा में 3 ही खाएंगे। अगर हमको रोज़ चावल खाने का मन है तो दोपहर वाले रोटी की जगह पर चावल खा लेंगे, है ना, और दोपहर वाले में 2 मुट्ठी चावल खा लेंगे, लेकिन चावलवा नामे मात्र का लेंगे 2 मुट्ठी। कौन सा चावल लेंगे, कुकर वाला नहीं, उसना चावल माड़ निकाला हुआ तसला वाला, है ना। सप्ताह में 3 दिन, और रोज़ खाना है तो 2 मुट्ठी ज़्यादा नहीं, और उसमें
चावल तो 2 ही मुट्ठी लिए, लेकिन दाल पूरा ले लिए, हरा सब्जी पूरा ले लिए। वो तो पता चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो परोर अकेले खा गए, 1 किलो भिंडी अकेले खा गए। लेकिन ऐसा सब्जी खाइएगा जिसमें ज़मीन के नीचे का चीज़ नहीं मिला हो। तो ये नहीं कीजिएगा गलती कि आलू परवल बना है तो हम परवल चुन के खा लिए। तो आलूआ का चीनी जोहर में आ ही गया, 1 आलू में 8 चम्मच चीनी है। उस चीनी का क्या नाम जो आलू में भगवान ने घोर दिया, स्टार्च नामक चीनी, वो मुँह में टूट जाएगा ग्लूकोज नामक मॉलिक्यूल में। तो आप ग्लूकोज खाइए, मीठे फल का फ्रुक्टोज खाइए, दूध का लैक्टोज खाइए, कि चावल आलू मकई मैदा का स्टार्च खाइए, कि देसी मुर्गा खस्सी के मांस का ग्लाइकोजन खाइए। अंदर जाके सब धन बाइस पसेरी, सबका सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलिक्यूल में टूट जाता है, जिसका शरीर के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होता है। तो ये सब जितना भी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते हैं सप्ताह में 1 दिन, चिकन खा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400 500 600 ग्राम का बजट चाहिए सप्ताह में 1 दिन, और अंडा रोज एगो खा सकते हैं। कौन सा भुंजा खाना, चना बादाम। कौन सा फल खाना, खीरा टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पीना, 1 प्लेट खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात खाना, और केवल 24 घंटे में 3 ही रोटी खाना। चाय 2 कप पी सकते हैं, 1 कप सवेरे 1 कप शाम, बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले। 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कम्प्लान नहीं पीना। और अगर लगे उसके बाद वो चाय पीने का मन करे तो ग्रीन टी आप अनलिमिटेड पी सकते हैं। देखिए ग्रीन टी है, ये आप अनलिमिटेड पी सकते हैं। इसका जो टी बैग है, इसमें एक में 1 टी बैग है, इसमें आप जितना मर्जी पी सकते हैं। सीधे पानी गर्म कीजिए और टी बैग डाल करके वो जितना पीजिए। लेकिन जो है कि अगर दूध वाला चाय पीना है तो बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले। कोशिश कीजिए कि हमको शुगर फ्री भी नहीं डालना पड़े। अगर आप बिल्कुल चीनी नहीं छोड़ सकते हैं तो चीनी गुड़ शहद के जगह पर ये शुगर फ्री डाल दीजिए, या फिर ये स्टीविया का पौधा का पत्ता आता है, स्टीविया का भी शुगर फ्री अलग आता है, तो वो डाल दीजिए। लेकिन ये चीनी मत लीजिए। और जो है कि ये जो है कि 2 कप चाय पी सकते। और अंडा पसंद है तो 1 अंडा बॉयल करके पिला वाला फेंक के खा सकते। काजू अखरोट कागजी बादाम 5-5 पीस रोज खा सकते। लेकिन छुहारा किशमिश खजूर अंजीर मुनक्का ये सब नहीं खाना। कौन सा फल खाना, खीरा टमाटर। अगर आपको फल खाने का मन करे तो एक दिन फलाहार का दिन बना लीजिए। उस दिन घर में चूल्हा मत जलाइए। 1 कटोरा गाढ़ा चने का सत्तू घोर के सवेरे दोपहर रात तीनों टाइम पी लिए। और चना का सत्तू, शुद्ध चने का सत्तू घोर करके पानी में घोरिए, उसको पी जाइए। 1 कटोरा गाढ़ा चने का सत्तू सुबह दोपहर रात पी लीजिए। 1 आम सवेरे, 1 अमरूद दोपहर और 1 सेव रात। तो और उस दिन चाय बिस्कुट भुंजा सब कुछ छोड़ दीजिए। तो आपको 24 घंटे का भोजन हो गया। तो क्या क्या भोजन किए, 3 आम खा लिए इतना बड़ा बड़ा, और 3 जो है कि कटोरा गाढ़ा चने का सत्तू या गाढ़ा दाल पी लिए, और खीरा टमाटर खा लिए जम के। और जो है कि अगर इसके बाद वो पेट नहीं भरा तो अंकुरित चनाकृत मूंग वो खा लिए। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाइए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो खाली ये लाइपोमा तंग नहीं करेगा, नहीं चेतिएगा, खाली ये माइग्रेन तंग नहीं करेगा, नहीं चेतिएगा, इसी ढंग से कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध मैदा खाते जाइएगा तो आप खाली मोटा के धौंसी नहीं होइएगा। आगे चल के आपको बीपी, डॉक्टरवा खाली आपका गठवा निकाल दिया, उससे क्या हो गया, उससे कुछ नहीं हुआ, कल को दूसरा बीमारी पकड़ेगा। नहीं चेतिएगा, इसी ढंग से भोजन करते रहिएगा। आधा किलो दूध पीने का अर्थ हुआ आपको 10 किलोमीटर चलना। तो अगर बिना चले पीछे बीमारी जाएगा। तो अगर आप इसी ढंग से आधा किलो दूध रोज पीते जाइएगा, एक दिन में 10 रोटी खाते जाइएगा, कुकर का चावल खाते जाइएगा, और खस्सी का मांस खाते जाइएगा, रेड मीट मटन, तो आगे चल के आपको बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता है, लेकिन ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। आप अमेरिका के टेक्सास में भी दिखाइएगा तो आपको नहीं बताएगा कि इस कारण से बीमारी होता है। ये हम 1 लाख मरीज के अनुभव से हम सीखे हैं। तो इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा फैट, ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन करने से। नंबर 2, कम से कम फाइबर और कम से कम प्रोटीन खाने से। नंबर 3, 2 घंटा भी रोज नहीं टहलने से। नंबर 4, आधा घंटा भी कम से कम चमड़े को डायरेक्टली धूप नहीं दिखाने से, ताकि विटामिन डी तैयार हो। और नंबर 5,
कम से कम 6 घंटा भी गहरी नींद नहीं लेने से बीमारी होता है। और नंबर 6, वर्तमान में जीवन नहीं जी के भूतकाल और भविष्य काल में जीवन जीने से भी बीमारी हो जाता है। उसी को बोलते हैं मेंटल टेंशन। कोई बोलेगा हमको बहुत टेंशन है, टेंशन लेने क्या मतलब, वो भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है और भूत के बारे में, काल के बारे में सोच रहा है। इंसान के नियंत्रण में केवल वर्तमान है, भूत और भविष्य में जीवन बिताइएगा तो गड्ढे में गिरिएगा। हमको कैंसर हुआ तो हम मरेंगे भविष्य में, तो आज हम चिंतित क्यों हैं, है ना, ये चीज़ है। तो इस ढंग से सोचिएगा तो आपको बीमारी नहीं होगा। अगर इस धरती पर इंसान ये क्षोभों को दुरुस्त कर दे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। अन्यथा इस धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से जो भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट लेते हैं, ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर क्या खा के रहिएगा, दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, जमीन के नीचे उगने वाला कुछ नहीं खाना, चाहे वो गाजर, चुकंदर क्यों ना हो। और कौन सा फल खाना, खीरा, टमाटर, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। और 1 कटोरा काढ़ा दाल सुबह, दोपहर, रात पीजिए। 1 प्लेट खीरा, टमाटर सुबह, दोपहर, रात खाइए। और तब अगर पेट में जगह बचे तब 1 रोटी सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। और 1 रोटी की जगह पर दोपहर में चाहे तो आप जो है कि उसके जगह पर चावल दे सकते, 2 मुट्ठी उसना चावल मार निकाला वो तसला वाला। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, नहीं तो अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा, या तो शुरू हो भी चुका होगा। याद रखिए, दुनिया में अलग से ट्यूमर, गांठ का बीमारी नहीं होता, ये गांठ अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता। और ये गांठ खाली आपको चमड़े में नहीं हुआ होगा, शरीर में हर जगह भी हुआ होगा। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि पता लगाना कि अंदर में क्या गड़बड़ी है। तो हमारा जो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है वो ये मान के चलता कि अगर आपको गांठ हुआ है तो केवल गांठ नहीं हुआ है, उसमें 5 से 10 बीमारी और भी हुआ है। वो कैसे पता चलेगा, वो जांच के द्वारा पता चलेगा। बाहर अंधड़ आया हुआ है, हम कंबल ओढ़ के सो गए, हमको लगेगा अंधड़ तो है ही नहीं, तब तक जब तक इतनी जोर से अंधड़ आ कि कमल में उड़ा ले जाए। जब अंधड़ कमल उड़ा देगा तो हमको पता तो चल जाएगा कि अंधड़ आ गया, लेकिन अब पता चल के भी क्या फायदा। अब अगर बिजली करके हम पर बरसे तो मौत निश्चित है। हल्का फुल्का बहती बिहार में सतर्क होकर सुरक्षित जगह पर चले जाने को समझदारी कहा जाता। जांच नहीं कराने का दूसरा अभिप्राय है भरे अंधड़ में कम्बल ओढ़ के सो जाना। तो चूंकि डॉक्टर आपका पूरा जांच कराया नहीं, तो इसीलिए आपको पूरा बीमारी पकड़ पाया नहीं। तो 4 अंधा एक हाथी को देखता तो क्या बोलता, जो पूंछ पकड़ता बोलता है तो बड़ा लचीला जानवर है, कोई पैर पकड़ता बोलता है तो हाथी केला का थंबा है, कोई दांत पकड़ता बोलता है बहुत खड़ा जानवर है। ऊपर से देखिएगा होलिस्टिकली, तब बीमारी का पूरा नज़ारा दिखेगा। तो अगर आप जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, इतना गड़बड़ी आपके शरीर में निकलेगा। तो क्या क्या जांच होगा सर, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, CRP, ASO, ANA, TSH, NT-TPO, वायरल मार्कर और VDRL टेस्ट और विडाल टेस्ट और LH/FSH रेशियो, उसके अलावा सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, विटामिन D लेवल और जो है कि विटामिन B12 लेवल और डी डाइमर स्टडी, उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, उसके अलावा IgE लेवल, उसके अलावा ब्लड शुगर रैंडम, HbA1c, इंसुलिन लेवल या फिर होमा IR जाँच, और उसके अलावा जो है कि आपका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन, NT-DS DNA, NT-TPO, TSH और जो है कि ये जो है कि स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन। जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी भी निकलेगा। तो ये सब बीमारी कारण तो एक ही है, गलत भोजन। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम हमको स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक हम जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाते थे। अब ये सारा जो है कि चलना छोड़ दीजिए, सारा खाना छोड़ दीजिए। दाल जम के पीने लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए और अंकुरी चना के मूँग खाने लगिए। रोटी 10 गो खाते थे सर एक के दिन में, 4 सुबह, 4 दोपहर, 2 रात, ऐसे करके खाते थे 10 रोटी एक दिन में। अब हम जो है कि
केवल 3 ही रोटी खाएंगे, एक सुबह एक दोपहर एक रात। पेट नहीं भरेगा तो क्या करेंगे, दाल और ज़्यादा पी लेंगे, हरा सब्जी और ज़्यादा खा लेंगे, अंकुरित चना मूंग और ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन 2-3 रोटी ज़्यादा एक दिन में नहीं खाएंगे। और तो जब ये जो कि भी याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौटना आसान हो जाएगा। तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक जम के चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा खाते थे, एक दिन में 10 रोटी खाते थे, अभी सारा चीज़ छोड़ देंगे। दाल नहीं पीते थे, दाल जम के पीने लगेंगे, हरा सब्जी जम के खाने लगेंगे, तो अभी तक क्या होगा? अभी तक आप खर्चा करते थे 2000 कैलोरी और खाते थे 4000 कैलोरी। अब उल्टा काम कीजिएगा, आप खर्चा कीजिएगा 2000 कैलोरी और खाइएगा केवल 1000 या 1500 कैलोरी। तो ये जो 500 कैलोरी का कमी हो जाएगा तो शरीर कैसे भरपाई करेगा? अभी तक जिस चीनी को चर्बी बनाया तो आपको लाइपोमा हुआ, अभी तक जिस चीनी को तेजाब बनाया तो आपको माइग्रेन हुआ और थायराइड हुआ, और अभी तक जिस चीनी को चर्बी बना के जो है कि तेजाब बनाया था उसके चलते थोरोसिस हुआ था, अब वो उल्टा काम करेगा। अब शरीर उस चीनी को चर्बी को गलाएगा, तेजाब को गलाएगा। 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा तो सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, आपका गुलठी बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। और ऑपरेशन कराया तो क्या नुकसान हुआ वो डॉक्टर आपको बताया नहीं। एक तो पैसा वो खर्च हुआ, एक तो स्कार मार भी, वंश स्कार और स्कार, आपका स्कार भी हमेशा के लिए हो गया, वो जो काटेगा चीरा लगाएगा उसका दाग हमेशा रह जाएगा। और उसके अलावा और क्या नुकसान हुआ, आपको बाकी बीमारी के प्रति जो है कि ये अनभिज्ञता हो गया, उसके चलते आपको जो कंप्लासेंट हो गए आप बाकी बीमारी के बारे में, तो भविष्य में आके कुछ दिनों के बाद लकवा मार दिया, हार्ट अटैक हो गया। तो कारण समझ में आ गया, कारण क्या था? तो हम कैसे इलाज करते? हम मरीज को बोलते पूरा जांच कराओ। जब पूरा जांच कराता तब मरीज का दिमाग ठनकता कि अरे बाप रे बाप, हमको खाली लाइपोमा नहीं, हमको तो और भी 10 बीमारी है। अब हम सबके गड़बड़ी, शुरू में तो पूरा जांच कराते, उसके बाद हम 1 महीने के बाद केवल उसी जांच को रिपीट करते जो गड़बड़ाया था, और इस बीच में मरीज का डाइट और एक्सरसाइज चेंज कर देते, मरीज को 2 घंटा टहलने बोलते, तो सारा उसका 5 किलो वजन 1 महीने में कम था, सारा चर्बी गलता तो भी उसके चलते कम होने लगता। और केवल निकालना ही सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारा दवा भी आता है इसके चलते लाइपोमा गल जाएगा, उसमें एक स्टेरॉइड भी है, तो उसमें और भी आ गया बहुत सारा दवा जो कि बिना ऑपरेशन के गला देगा, है ना। तो वो भी हम लोग देते हैं, उससे भी गांठ बिना ऑपरेशन के गल जाता, बिना ऑपरेशन के हर्निया ठीक हो जाता, बिना ऑपरेशन के पथरी गल जाता, बिना ऑपरेशन के प्रोस्टेट ठीक हो जाता। तो आप लोग जब उल्टा काम कीजिएगा सारा बीमारी जाएगा। तो हम पहले मरीज को पूरा जांच कराने बोलते, और तब मरीज को कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है कि होलिस्टिकली वो सोचने लगता है, और तब वो रोज़ 2 घंटा दौड़ने लगता है, 3 घंटा दौड़ने लगता है, तो सारा चर्बी गलता, सारा तेजाब गलता, मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अब जो ठीक होता है वो पूरी तरह से ठीक होता है। अब भविष्य में भी कोई बीमारी नहीं होगा, ये भी वो इंश्योर कर लेता है, और 100 साल तक जीवन निष्कंटक हो जाता है। तो ये फ़ायदा है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में, जो कि सामान्य चिकित्सक ये सब नहीं बताते। तो याद रखिए, बिना भोजन बदले दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, भोजन बदलिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो हम इसको कैसे ठीक करते हैं? तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम जांच कराएंगे, जो गड़बड़ी निकलेगा सबका गड़बड़ी अलग अलग, सबका दवा अलग अलग से भी देंगे। इसको गलाने के लिए स्टेरॉइड देंगे, इसको गलाने के लिए आइसोट्रिटिनोइन देंगे, एसिट्रिटिन देंगे, उससे भी गल जाता है सब। और भी दवा आता है उसको भी हम गलाते, मिथोट्रेक्सेट से भी गलता है, तो वो सब देंगे। और लेकिन याद रखिएगा, दवा केवल 10% बीमारी को ठीक करता, 90% इलाज किसी भी बीमारी का डाइट और एक्सरसाइज होता। लेकिन डॉक्टर आपको उल्टा बात बताएंगे, तो सामान्य चिकित्सक बोलेंगे कि 90% इलाज दवा है और 10% डाइट और एक्सरसाइज है। नहीं, बात बिल्कुल उल्टा है। लेकिन वो आपके हाथ में आपको बीमारी को ठीक करने का बागडोर नहीं देना चाहते, नहीं तो फिर उनका रोल खत्म हो जाएगा, इसीलिए जो है कि आपको ऐसा बताते। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया कि आपको लाइपोमा क्यों हुआ है, और बिना ऑपरेशन के इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं जड़ से, और लाइपोमा के अंदर और क्या क्या कहानी छुपा हुआ है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। यानी कि आपको 50% डॉक्टरी आ गया। आपके पास कोई भी बीमारी का मरीज आए, उसको आप कहिए कि छोड़ दो चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा, दाल जम के पियो, हरा सब्जी जम के खाओ, देखिएगा उसका कोई भी बीमारी करीब 50% बिना दवा के ठीक हो गया। इतना बड़ा ज्ञान भी आज इस वीडियो के थ्रू सीख गए। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा, पथरी में पालक साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। यूरिक एसिड इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो आदमी जम के चीनी खाता, जाहिर सी बात है वो प्रोटीन कम खाता, क्योंकि पेट और भूख का साइज तो एक ही है। तो जब आप कम प्रोटीन खाइएगा और जम के चीनी खाइएगा तो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। शरीर में रोज प्रोटीन भी चाहिए 7 ग्राम, तो क्या करेगा, शरीर अपने अंदर के मसल को गलाने लगेगा। तो जब मसल के थ्रू प्रोटीन शरीर निकालने लगेगा तो इसीलिए आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो प्रोटीन अलग कारणों से, यूरिक एसिड अलग कारणों से बढ़ता है, जबकि सामान्य चिकित्सक कंफ्यूज हो जाते, वो बोलते कि यूरिक एसिड मरीजों को दाल नहीं देना। नहीं,
यूरिक एसिड मरीजों को एक ही चीज़ बंद करना, वो है चीनी। और ये हर मरीजों को बंद करना, लेकिन हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीनी नहीं होता। तो आप समझ में आ गया कि अगर आप 10 रोटी खा रहे हैं, 4 आलू खा रहे हैं, 5 मीठा फल खा रहे हैं, तो 3 रोटी तो आपके शरीर का जरूरत है, लेकिन बाकी जो 5 रोटी खाए वो चीनी का रूप है, वही चीनी है। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, रोज टहलिए, एक्सेस फैट खाना छोड़ दीजिए, ऐसा भोजन खाइए इसमें फाइबर ज़्यादा हो और प्रोटीन ज़्यादा हो। तो कोई बोलेगा सर प्रोटीन पाउडर पी लेते, नहीं पीना होगा क्योंकि उसमें फाइबर फिर नहीं मिलेगा आपको। तो बोलेगा सर हम ऐसा करते एनिमल प्रोटीन कीटो डाइट पर चले जाते, जम के रोज चिकन खाने लगते, नहीं उससे भी बीमारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो खाइएगा कीटो डाइट, उसमें क्या होगा, आप वो फैट के साथ वो प्रोटीन, कैसा प्रोटीन के साथ लीजिएगा, फैट। हम बोल रहे हैं प्रोटीन के साथ फाइबर लेना है, तो फाइबर के साथ प्रोटीन मिलेगा आपको दाल में, फाइबर के साथ प्रोटीन मिलेगा आपको अंकुर चनाकृत मूंग में, फाइबर के साथ प्रोटीन मिलेगा आपको जो है कि ये आपको हरा सब्जी में। तो आपको ये बोलेगा कि सर तो किताब में लिखा हुआ है कि एनिमल प्रोटीन में ही सारा एमाइनो एसिड होता है, वनस्पति के प्रोटीन में सारा एमाइनो एसिड नहीं होता। महाझूठ। आप ये सोचिए, आप जो खीरा टमाटर जम के खाइएगा, हरा सब्जी जम के खाइएगा, तो आप फाइबर अपने लिए थोड़ी खाते हैं, फाइबर से थोड़ी आपको ऊर्जा मिलता है, फाइबर आप बैक्टीरिया के लिए खाते हैं। और जब आप शरीर में बैक्टीरिया बनाइएगा, वो बैक्टीरिया आपके लिए नॉन एसेंशियल जो एसेंशियल एमाइनो एसिड है, क्या बोलते हैं, जो कि आपको दाल वगैरह में कम होता है, दाल के प्रोटीन में जो कम से कम जो एमाइनो एसिड नहीं होता है, जो एनिमल प्रोटीन में मिलता है, वो एमाइनो एसिड भी आपको बैक्टीरिया बना के दे देगा आपके हाथ में ही। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये चीनी क्यों जहर है, क्योंकि हम शारीरिक एक्टिविटी करना छोड़ दिए। यही समस्या गांव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। एक सामान्य व्यक्ति आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 2000 कदम भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। यही समस्या अब गाँव में भी आ गया, क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। तो कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग सवेरे सवेरे चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो है कि ये चीनी किसको कहते हैं और चीनी जहर क्यों हो गया, और कैसे हम लाइपोमा को ठीक कर सकते हैं, लाइपोमा कौन कौन कहानी करता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिए। याद रखिए मित्रों, इस वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए मत कीजिए कि हमारा नाम हो जाए, क्योंकि हम नहीं नाम चाहते और हम नहीं फेमस होना चाहते, और हमको इतना मरीज भगवान दे दिया है कि इससे ज़्यादा मरीज हमको नहीं चाहिए। वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि बहुत लोग बिना हमसे मिले ही ठीक हो जाए, है ना। और वीडियो इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि जो भी आदमी ये कभी भी वीडियो देखेगा भविष्य में, वो हमारी आत्मा, हम उस आदमी से टच होकर के बात करेगा। आत्मा, और जब परमात्मा से मिल जाता, पीड़ित मानवता भी भगवान होता, केवल डॉक्टर भगवान नहीं होता, पीड़ित मानवता भी भगवान होता। तो आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाता, तब जो आनंद आता वो परम आनंद। सोचिए, जब भी वीडियो कोई भी देखेगा, हमारी आत्मा को उससे टच होगा, सोचिए हमको कितना मज़ा मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो बनाते। तो लाइक और शेयर इसलिए मत कीजिए कि उससे हमारा कोई नाम हो, हमको कोई नहीं चाहिए। ये सेल्फलेस सर्विस है, इसलिए वीडियो हमारा लंबा होता, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम आदमी देखे। तो अगर शॉर्ट वीडियो रहेगा, खटाखट लोग देखेगा, शॉर्ट वीडियो में पूरा बात अटेगा नहीं। तो इसीलिए हम आपको ये जो है कि आपको लंबा वीडियो आपको लगा, क्योंकि हम सारा जानकारी देना चाहते हैं। कम ही आदमी देखे, एक दो आदमी देखे, कभी हो देखे, 20 साल के बाद देखे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा काम है हम जो जाने आपको बता दिए, बस। बाकी कर्ता का बोझ नहीं लाना, हमको उससे कोई लेना देना कि ये वीडियो से हमको कोई इनकम होगा कि यूट्यूब में जाएगा तो इनकम होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई यूट्यूब से इनकम नहीं। तो इसीलिए जो है कि इसीलिए हम आपको लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा कि हमारा नाम हो, लाइक और इसलिए कीजिएगा कि अगर आपको लगता है किसी ज़रूरतमंद, जो बेहद ज़रूरतमंद है, उसको कोई भी बीमारी हो, आप कोई भी बीमारी में हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो है कि हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। और हमको मैसेज करने से अच्छा है हमको सीधे फ़ोन कर दीजिए। अब फ़ोन कितने बजे कीजिएगा? 7 से 8 सुबह और 6 बजे शाम या 9 बजे रात। किसी भी क्रोनिक बीमारी के लिए हमको आप फ़ोन कर सकते हैं। हम हर बीमारी को ठीक करते, जड़ से ठीक करते, लेकिन हम उसी मरीज़ को फ़ोन करने बोलते हैं जिसका बीमारी बहुत दिन पुराना हो और भोजन बदलने को तैयार हो जाए, उसी मरीज़ को हमारे पास भेजिएगा। तो लाइक और शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि अगर आपको लगता है कि दूसरे तक जानकारी पहुंचना चाहिए, तब लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं तो फिर अलग से लाइक और शेयर करने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी अच्छा लगे, और जो भी जिस मुद्दे पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो आप हमको लिखिए, हम वो बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। सूखे रहिए, स्वस्थ रहिए, और चीनी खाना छोड़ दीजिए। दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। थैंक यू।